बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सीएसएस का जो हमारे कोर्स में लास्ट टॉपिक था वो किया था। अभी हम जावास्क्रिप्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि ये क्लाइंट साइड ब्राउज़र की कैपेबिलिटीज़ होती है कि वो कोई ऐसा रन टाइम पर यूज़र का बिहेवियर या रन टाइम पर कुछ भी जो है जो एक पेज में कुछ चेंज करना चाहते हैं या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज़ वगैरह जो है वो उसमें शामिल करना चाहता है। ठीक है, सपोज़ हमारे पास फंक्शंस होते हैं और वो हम बटन की कॉल पर जो है वो कॉल करते हैं, तो ये फंक्शनलिटी जो है यूज़र साइड पर हम करते हैं, जिसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं। और ये बेसिकली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की थ्रू जो है वो कर सकते हैं कि हमारे पास उसमें फंक्शंस हो, उसकी कॉलिंग हो। तो इसकी तो बेसिकली वेब पेजेस में जब हम ये लिखते हैं तो उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। और चूंकि ये ब्राउज़र के ज़रिए सब कुछ रन होता है तो इसलिए इसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बेशुमार फंक्शनलिटीज़ ऐड करने के लिए जो है जावास्क्रिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, ताकि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जो है जो वेब पेजेस है तो उसमें रन टाइम पर कुछ चेंजेस अगर आ जाए या रन टाइम पर हमें कोई कैलकुलेशन, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज़ की फंक्शनलिटीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हम ऐड कर सकें। ठीक है, क्योंकि CSS हो गया, HTML हो गया, तो वो रन टाइम पर हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में पढ़ेंगे, साथ में कुछ ऑपरेटर्स और कुछ इसका सिंटैक्स वगैरह वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए what is JavaScript? JavaScript was designed to add interactivity to HTML pages. JavaScript स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये हमने जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि जो है इंटरेक्टिविटी जो है वो HTML पेजेस में ऐड करने के लिए जो है ये डिज़ाइन किया गया था और ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अच्छा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये लाइट वेट होता है, मतलब इसमें पूरी जो प्रोग्रामिंग की फंक्शनलिटीज़ होती है वो सारी नहीं होती और मतलब कुछ फंक्शनलिटी जो है ऐड करने के लिए ये होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट यूजुअली एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू HTML पेजेस। ये नॉर्मली जो है डायरेक्टली जो है HTML पेज में एम्बेड होता है, जैसे CSS हमारे पास एम्बेड होता था। लेकिन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते थे CSS में, तो इसमें भी एक्सटर्नल और जो स्क्रिप्ट होता है तो एक्सटर्नल भी हम ऐड कर सकते हैं और इंटरनल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट इज़ एन interpreted language, mean that script execute without primarily compilation की इसमें कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं होती। इंटरप्रेटर जो है इसको यूज़ करता है। ठीक है, कंपाइलर नहीं बल्कि इंटरप्रेटर, मतलब लाइन बाय लाइन जो है ये एग्जीक्यूट होता है, जो है कंपाइल होता है और रन होता है। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है? तो जावास्क्रिप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट गिव्स HTML डिज़ाइनर टू प्रोग्रामिंग, मतलब आपके पास जो है HTML में हमें अगर प्रोग्रामिंग टूल की ज़रूरत होती है तो हम जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन पुट डायनेमिक टेक्स्ट इनटू HTML पेज। HTML पेज में डायनेमिक टेक्स्ट डालता है। कैसे डाल सकते हैं कि सपोज़ आप अगर हम जो है हमारे पास एक फॉर्म है और उसमें हमने किसी का नाम इनपुट करा दिया, तो हम जो है किसी को अगर हम कहते हैं कि हेडिंग में उसका नाम आ जाए तो हम इसी तरह ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, एक मिनट में तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ये आउटपुट के लिए होता है, तो इसमें जो है आप H1 और ये जो है
नेम जो है ये डायनेमिक होगा, मतलब हर किसी का अपना नाम होगा, ठीक है। तो ये H1 में बंद होगा, ठीक है। और फिर जो है मतलब ये एक वेरिएबल टेक्स्ट होगा जो कि HTML पेज पर यह है वो राइट होगा, ठीक है, एज अ हेडिंग। और जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू इवेंट्स, जितनी भी मतलब इवेंट्स, क्या होता है कि हमारे पास जो एक तो जब एक जावास्क्रिप्ट इवेंट को रिएक्ट कैसे करता है, सपोज हमारे पास एक बटन है और या कोई भी फॉर्म में है और उसमें जो है यूज़र जो है उसके साथ इंटरेक्शन करता है, तो बेसिकली वो क्या होता है, एक इवेंट परफॉर्म होता है। सपोज एक बटन क्लिक हो गया तो इस पर क्या होगा कि उस पर जो है क्या चेंजेस पेज में आना चाहिए, क्या जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो जो है मतलब बटन क्लिक हो गया तो ये इवेंट हो गया, और उस पर जो क्या इवेंट कौन सा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उसको हम इवेंट हैंडलिंग या कहते हैं या रिएक्ट टू इवेंट्स जो है वो कहते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम करते हैं कि जब बटन क्लिक हो जाए तो उस पर कौन सा इवेंट जो है वो परफॉर्म होना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन रीड एंड राइट HTML एलिमेंट्स, कि HTML के जो कंटेंट है तो उसको जो है रीड भी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है। मतलब आप सपोज रन टाइम पर जो है कोई भी एक इवन टाइटल है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, या कोई भी जो है हेडिंग्स वगैरह है, पैराग्राफ है, या कोई भी जो है एलिमेंट है तो उसके कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है नॉर्मली यूज़ होता है यूज़र डेटा की वैलिडेशन के लिए। सपोज आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एरर्स वगैरह आते हैं। सपोज आपने एक जो है एक रिक्वायर्ड फील्ड है और उसमें आपने जो है वो नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। या सपोज आप पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर मांगता है और 8 कैरेक्टर से आपने कम दे दिए तो आपको एरर देता है। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जो है वो होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द ब्राउज़र द विजिटर्स ब्राउज़र, जो ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो सपोज़ आपने अक्सर देखा होगा कि ब्राउज़र्स बाज़ चीज़ें कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करता है, बाज़ चीज़ें जो है वो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप गूगल के पेज पर किसी क्रोम के ज़रिए किसी और ब्राउज़र से लॉगिन होते हैं तो क्रोम का सजेशन आपको आता है कि आप क्रोम इंस्टॉल करें। या सपोज़ बाज़ जो HTML या CSS के बाज़ फंक्शनलिटीज़ जो है बाज़ ब्राउज़र में वो नहीं होती, तो उसके लिए भी जो है आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करके उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट कुकीज़। कुकीज़ आपको पता होगा कि जब आप एक वेबसाइट एक दफ़ा विज़िट करें और दूसरी दफ़ा आप विज़िट करते हैं तो आपका डेटा जो है वहाँ पर ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुकीज़ के ज़रिए होता है। कुकीज़ जो है ये एक दूसरा टॉपिक है कि कुकीज़ जो है बेसिकली जब सर्वर किसी क्लाइंट कंप्यूटर में अपना डेटा राइट करता है तो उसको हम कुकी कहते हैं, ठीक है। और ये डेटा इसलिए राइट करता है जब आप सेकंड टाइम आते हैं तो सेकंड टाइम जब या बार बार आप एक वेबसाइट विज़िट करते हैं तो आप जो है उस सर्वर का डेटा जो है सर्वर ने आपके सिस्टम में डेटा राइट किया होता है, तो उसके ज़रिए जो है वो सर्वर आपको पहचानता है कि ये यूज़र पहले भी यहाँ पर जो है इसने इस वेबसाइट पर इसने विज़िट किया था। इसकी एक सिंपल मिसाल किसी भी वेबसाइट पर सपोज़ आप अपना ईमेल किसी भी ईमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाते हैं, सपोज़ जीमेल अकाउंट है और आप उससे लॉगिन हो गए, तो जब आपने उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कर लिया तो जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी लॉगिन होते हैं। तो ये बेसिकली कुकीज़ के ज़रिए होता है। तो इसको भी हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज PHP ASP वगैरह के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शनलिटीज़ है कि उसके ज़रिए आप कौन कौन से
फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो था, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है कि हम जावास्क्रिप्ट को कैसे जो है राइट कर सकते हैं, उसका कोड कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास ताकि CSS का कोड था और स्टाइल के ज़रिए हम उसको कर सकते थे, तो यहाँ पर हम इसको स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट के ज़रिए जो है हम जो है वो इसमें कर सकते हैं। और नॉर्मली जो है ये आपके पास बॉडी की सेक्शन में भी हो सकता है और हेड की सेक्शन दोनों में हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये हेड की सेक्शन में होता है। और ये जो है एक्सटर्नल फाइल के ज़रिए भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे हम CSS को .css के साथ यूज़ करते थे, इसलिए या .js के साथ जिसको जो है वो सेव करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए HTML पेज के अंदर ही एम्बेड कर दिया, तो HTML पेज जो है वही .html के साथ सेव होगा। ये .js जो है ये एक्सटर्नल फाइल्स के लिए है कि एक्सटर्नल फाइल आप सेव करें और फिर इसमें अपने जो है उसमें इंक्लूड करिए। आगे कैसे होगा इसको हम आगे फिर देखते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट के अंदर जो है ये होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो राइट कलर में आपको नज़र आ रहा है स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट, और ये जो है फंक्शन माई फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और वेलकम टू जावास्क्रिप्ट जो है ये आ गया, ठीक है। और ये अनलोड माई फंक्शन जो है ये क्या है कि ये एक बॉडी का अनलोड इवेंट है कि जब बॉडी जब लोड हो रही है तो ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हेड सेक्शन में हमने इसको कर दिया। बॉडी सेक्शन में हमने बॉडी के अंदर जो है यही फंक्शन लिख दिया। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आप हेड सेक्शन में इसको करें, ठीक है। और एक्सटर्नल फाइल जो है एक्सटर्नल फाइल हम क्या कर सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट का कोड है वो सारा हम एक अलग फाइल में लिख देते हैं। स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट उसमें से नहीं होता, ठीक है। वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ, ये देखिए एक्सटर्नल फाइल है myscript.js, और यही फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट का कोड था वो हमने अलग फाइल में लिख दिया। और इसको हमने यहाँ पर जब आप इसको एम्बेड करते हैं या इसको इंक्लूड करते हैं तो इस तरह करेंगे कि स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू myscript.js, और स्क्रिप्ट को आप फिर बंद करेंगे, ठीक है। मतलब इसके दरमियान आप कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ये कोड जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक्सटर्नल फाइल ये HTML का फाइल होगा और ये जावास्क्रिप्ट का फाइल होगा। तो जावास्क्रिप्ट का फाइल हमने जावास्क्रिप्ट का कोड हमने अलग कर दिया और यहाँ पर जो है हमने इसको इंक्लूड कर दिया अपनी HTML की पेज में, ठीक है। अतः जावास्क्रिप्ट की जो स्टेटमेंट है तो सेमीकोलन के ज़रिए एंड होते हैं, और ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट जो है ये आपके पास जो है C++ की जो होते हैं तो उसी तरह होते हैं, ठीक है। उसकी जो ठीक है इसकी जो स्टेटमेंट होते हैं बिल्कुल C++ के ज़रिए होते हैं कि आपके पास वो स्टेटमेंट जो है ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है। ये केस सेंसिटिव भी है, ठीक है। और फिर जो है स्टेटमेंट जो है ये ब्राउज़र के लिए एक कमांड है, ठीक है। और कमांड जो है क्या होता है कि वो जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र को बताता है कि क्या एक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन आपने परफॉर्म करना है। ये एक दो स्टेटमेंट, एक डॉक्यूमेंट राइट या अलर्ट, ठीक है। अच्छा, कमेंट्स इसमें बिल्कुल C++ की तरह है, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो आप जो है इसमें कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल है तो वेरिएबल हमारे पास होता है कि उसमें हम वैल्यूज या कोई एक्सप्रेशन जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हम उसको एक नाम देते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल जो है हमारे पास इसमें ये होता है कि ये भी हमारे पास केस सेंसिटिव है कि y और स्मॉल y और कैपिटल Y जो है वो दो डिफरेंट वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें वेरिएबल्स नाम की रूल्स वही है जो बाकी लैंग्वेजेस की तरह है, लेकिन इसमें एक ये भी है कि आप डॉलर साइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं और डॉलर साइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में वो नहीं कर सकते, ठीक है।
ये वेरिएबल्स की कुछ एग्जांपल है। अच्छा, वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आप लिखते हैं var और फिर जो है वेरिएबल का नाम। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप जब C++ में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या जावा में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं, लेकिन इसके साथ हम डेटा टाइप नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इसकी जो वेरिएबल्स है वो टाइपलेस है। टाइपलेस का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने सपोज़ यहाँ पर आपने एक वेरिएबल ABC दे दिया, तो आप ABC वेरिएबल है और उसको आपने 10 वैल्यू असाइन कर दी तो ये इंटीजर बन गया, लेकिन आप इसमें से फिर जो है कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो इसलिए वेरिएबल के साथ जो है डेटा टाइप अटैच नहीं होता, वो जो वैल्यू उसके साथ है तो वही डेटा टाइप उसका होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है वेरिएबल ABC, तो एक ABC वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया ABC इज इक्वल टू 10, तो हमने इसको 10 वैल्यू असाइन कर दी, तो इसका मतलब है कि इसका नंबर क्या होगा, 10 होगा। लेकिन वेरिएबल ABC इज इक्वल टू IBMS, तो इसका अगेन जो है अब ABC जो है क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कि वो जो है वो जो आपने जो उसको वैल्यू पहले नंबर असाइन किया था, अब जो है स्ट्रिंग है, तो रन टाइम पर इसका जो है वो चेंज होता है। तो अकॉर्डिंगली मतलब आप एक वेरिएबल में मल्टीपल टाइप की वैल्यू जो है वो दे सकते हैं, कोई इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है जैसे जावा C++ में है। अगर आपने एक वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर कर दिया तो उसमें आप इवन फ्लोट नंबर भी नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो डेटा टाइप्स है, न्यूमेरिक नंबर्स है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, ठीक है, और बूलियन वैल्यूज़ है, नल वैल्यूज़ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स भी है। तो हमारे पास जो नंबर्स वैल्यूज़ है, तो इसमें आपके पास कोई भी नंबर जो है वो आ सकता है, ठीक है। इसमें आपके पास दोनों आ सकते हैं, इंटीजर और फ्लोट दोनों आ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो आप जो है आपके पास आता है वेरिएबल लास्ट नेम इज इक्वल टू जॉनसन, तो और इसको आप डबल कोट या सिंगल कोट दोनों में बंद कर सकते हैं, ठीक है। आप एरे भी स्ट्रिंग, ये आपके पास वेरिएबल कार्स इज इक्वल टू सेब वॉल्वो BMW, तो आप एक एरे भी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है कि वेरिएबल x इज इक्वल टू फर्स्ट नेम जॉन लास्ट नेम डब, तो आप जो है इस तरह जिस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास होता है, ठीक है। लेकिन आप जो है एक वेरिएबल ज़रूर डिक्लेयर करेंगे उसके बाद यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ है, तो न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पर वेरिएबल x1 इज इक्वल टू 34.00, वेरिएबल x2 इज इक्वल टू 34, तो आप जो है क्या कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के साथ भी दे सकते हैं और विदाउट डेसिमल भी दे सकते हैं, और आप इवन जो है साइंटिफिक नंबर भी दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 E5, मतलब 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई E⁵ जो है ये आ सकते हैं, या 1 2 3 और जो है E⁻⁻5, इस तरह भी आप जो है इसको आप E-5 का मतलब होगा E⁻⁻5 जो है, या E⁵, तो E⁵ जो है E5 आप लिखेंगे, तो आप साइंटिफिक वैल्यूज़ भी इसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग वैल्यू है, तो स्ट्रिंग वैल्यू आप सिंगल कोट या डबल कोट में जो है इसको दे सकते हैं, ठीक है। और आप सपोज अगर इट्स ऑल राइट है तो इसमें एफॉस्टॉपी है, तो एफॉस्टॉपी जब आप यूज़ कर सकते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर आप डबल कोट में यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपने सिंगल कोट यूज़ कर दिया तो ये सिंगल कोट इसका एंड होगा, तो इसलिए इसको अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट है तो इसको आप स्टार्ट और एंड जो है क्या करें, इसको मतलब इनक्लोज करें डबल कोट से। लेकिन अगर आपकी सपोज ही इज कॉल्ड जॉनी, तो इसमें अब डबल कोट है, तो डबल कोट है तो इसको आप सिंगल कोट में इनक्लोज करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर डबल कोट लिख दिया और यहाँ पर जो है आपने डबल कोट लिख दिया तो ये इसका एंड होगा और बाकी जो है आपको एरर देगा, ठीक है। तो आप सिंगल कोट डबल कोट जो है दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
बूलियन टाइप है तो आप ट्रू या फॉल्स उसकी वैल्यू है तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और एरेज है तो एरेज आप इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं कि वेरिएबल कार्स इज इक्वल टू और ब्लॉक ब्रैकेट में मल्टीपल वैल्यूज लिख दे और कामा के साथ इसको सेपरेट करे और आखिर में सेमीकोलन लगाए तो ये आपकी एरे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसकी एरे जो है C++ की तरह इसकी एरे भी 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्जेक्ट जो है आपके पास है कि मतलब इसमें हमारे पास ये भी एरे की तरह है, लेकिन वहाँ पर जो है हमारे पास क्या था कि इंडेक्स थे और इंडेक्स जो है 0 1 2 3 थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम प्रॉपर्टी और वैल्यू की तरह इसको डील करते हैं जैसे हमारे पास CSS में होता है। सपोज वेरिएबल पर्सन है तो ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसकी एक प्रॉपर्टी नेम है और उसकी वैल्यू असद है, दूसरी प्रॉपर्टी डिग्री है और उसकी वैल्यू BCS है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है एज है और उसकी वैल्यू जो है वो 20 है, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्ट्स को हम फॉर इन लूप, एक फॉर लूप होता है एक फॉर इन लूप होता है, तो फॉर इन लूप के जरिए हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, वो हम लूप जब पढ़ेंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑपरेटर्स है तो ऑपरेटर्स में बिल्कुल जो है बाकी लैंग्वेजेस की तरह है, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल है, ठीक है, या अब प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इसमें जो है वो ऑपरेटर इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल है, ठीक है, और आप जो है इसमें प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉडुलस इक्वल जो है ये आप सारे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। और इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है तो ये भी बिल्कुल बाकी लैंग्वेजेस की तरह है, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ठीक है। और प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये सारे है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग ऑपरेटर, तो स्ट्रिंग में एक ऑपरेटर यूज होता है प्लस और वो कनकटिनेशन के लिए होता है, ठीक है। तो सपोज आपके पास टेक्स्ट1 है व्हाट आई वेरी और टेक्स्ट2 है नाइस डे, तो आप टेक्स्ट1 प्लस टेक्स्ट2 करें तो आप ये दोनों जो है कनकटिनेट हो जाएगी, व्हाट आई वेरी नाइस डे आ जाएगा, ठीक है। या IBMS प्लस AUP तो टेक्स्ट4 जो है IBMS AUP जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास सपोज स्पेस नहीं होगा व्हाट आई वेरी नाइस डे या IBMS AUP, तो टेक्स्ट स्पेस ऐड करने के लिए आप टेक्स्ट1 प्लस और एक डबल कोट स्पेस डबल कोट बंद करें और टेक्स्ट2 तो एक स्पेस जो है आप इसके अंदर इस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आप सपोज आपने अगर मिड टर्म मार्क्स प्लस 15 तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी आपके पास जो है स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग है तो इसके नंबर और मतलब अगर प्लस को आप दो नंबर्स के दरमियान यूज करेंगे तो उससे बन जाएगा नंबर्स, लेकिन नंबर और स्ट्रिंग अगर आप यूज करेंगे तो इससे बन जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास, तो ये भी आपके पास है डबल इक्वल और नॉट इक्वल। अच्छा, ये ट्रिपल इक्वल है तो ये ट्रिपल इक्वल, ये सेकंड वन, और फोर्थ वन चेंज है, और बाकी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, बाकी सारे वही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं ट्रिपल इक्वल और नॉट डबल इक्वल जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारे पास ये होता है कि डबल इक्वल है तो सपोज हमने यहाँ पर x को 5 कंसिडर किया है तो इसका रिजल्ट यहाँ पर है इक्वल इक्वल 8, तो ये फॉल्स होगा, इक्वल इक्वल 5 तो मतलब x इज इक्वल टू 5 ही है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास ट्रिपल इक्वल में क्या करता है कि यहाँ पर सिर्फ वैल्यू को जो है वो चेक करता है डबल इक्वल में, कि वैल्यू इक्वल हो, चाहे एक स्ट्रिंग हो दूसरा नंबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रिपल इक्वल में क्या है कि वैल्यू और नंबर दोनों जो है वो चेक करते हैं। सपोज अगर मैंने x इक्वल इक्वल और 5 को स्ट्रिंग ले लिया तो वो फिर भी ट्रू होगा,
लेकिन अगर सपोज मैंने लिखा कि x इक्वल टू 5 और स्ट्रिंग में ले लिया तो वैल्यू तो इक्वल है लेकिन टाइप जो है वो बराबर नहीं है, तो ये हमें जो है क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन इसमें इक्वल और टाइप जो है दोनों वैल्यू और टाइप दोनों जो है वो इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब इसमें जो ट्रिपल इक्वल है तो इक्वल वैल्यू और इक्वल टाइप दोनों चेक करता है, ठीक है ना, ट्रिपल इक्वल। जबकि डबल इक्वल में सिर्फ वैल्यू जो है वो चेक करता है और टाइप जो है वो चेक नहीं करता। इसी तरह डबल नॉट इक्वल टू में भी नॉट इक्वल वैल्यू और नॉट इक्वल टाइप दोनों जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सपोज अगर इसने नॉट इक्वल जो है वो 5 कर दिया तो ये जो है ट्रू करेगा, क्योंकि वैल्यू तो इक्वल है लेकिन टाइप इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। कि हमें चूंकि नॉट होना चाहिए ना, कि इक्वल नहीं होना चाहिए। जबकि इसमें देखिए x नॉट इक्वल टू 5, तो अब इसमें वैल्यू भी इक्वल है, 5 की इक्वल है, और जो है वो भी टाइप भी इक्वल है, तो इसलिए हमें चूंकि नॉट इक्वल चाहिए तो ये इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रिपल इक्वल या नॉट डबल इक्वल का मतलब ये है कि टाइप के साथ साथ वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करता है, ठीक है। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड है, और है, नॉट है, तो ये भी आपने देखे है, ठीक है। इसको भी आप खुद देख, ठीक है। तो यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन था, इसके कुछ ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसमें आगे हम कंडीशनल स्ट्रक्चर और लूपिंग स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल बाकी लैंग्वेजेस की तरह इसके ऑपरेटर्स है, तो इसलिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं की, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट पर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।